नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में गिरी 3 मंजिला इमारत, राहत और बचाव कार्य जारी। मंगलवार को आंध्र प्रदेश और ओडिशा के मुख्यमंत्री की होगी बैठक, वामसाधारा नदी पर बैराज के निर्माण सहित कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। 1 नवंबर से शुरू होगी एसबीआई की नई सेवा शुरू, अब नहीं होगी प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता। बिग बाजार के ग्राहक हो जाएं सावधान, 2 से 20 रुपए तक का किया जा रहा है हेरफेर। भोपाल के हमीदिया कैंपस में बने कमला नेहरू गैस राहत हॉस्पिटल में लगी आग, 4 बच्चों की हुई मौत। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में एक घर ढह गया। जानकारी के मुताबिक इमारत साउथ सेंट्रल मुंबई में एंटॉप हिल इलाके के जय महाराष्ट्र नगर में बनी। इस इमारत के गिरने के बाद 9 लोगों को बचा लिया गया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मलबे में किसी और के फंसे होने की आशंका के मद्देनजर रेस्क्यू टीम खोजबीन में जुटी है। दमकल की 4 गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी मंगलवार को भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों राज्यों के सीएम अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, पोलावरम परियोजना और वामसाधारा नदी पर बैराज के निर्माण सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि लोक सेवा भवन में मंगलवार को शाम 5 बजे से नवीन पटनायक और वाईएस जगन मोहन रेड्डी के बीच होने वाली बैठक में कोरापुट जिले के गांव के कोटिया क्लस्टर, वामसाधारा नदी पर निराडी बैराज के निर्माण और पोलावरम मल्टी से संबंधित मुद्दों को उठाने की संभावना है। स्टेट बैंक की 1 नवंबर से एक नई सेवा शुरू कर दी गई है। इसके अंतर्गत पेंशनधारियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह सुविधा पेंशन भोगियों की वीडियो कॉल के माध्यम से ऐसा करने की अनुमति दे रहा है। एसबीआई के आला अधिकारियों ने बताया कि सबसे पेंशनधारियों को नवंबर माह से अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए बैंक में आना होता है। बैंक द्वारा जारी किए गए फॉर्म को फोटो, आधार कार्ड की छाया प्रति आदि के साथ भर कर देना होता है। इसके बाद ही राज्य व केंद्र सरकार आगे की पेंशन को जारी रखती है। इसके लिए सबसे अधिक वृद्ध पेंशनधारी जिनकी उम्र अधिक हो चुकी होती है, उनको आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। सावधान अगर आप भी बिग बाजार से खरीदारी करते हैं। दरअसल इस भागदौड़ की जिंदगी में हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे साथ हो रहा धोखा दिखता ही नहीं है। बिग बाजार से आप जब सामान खरीदते हैं तो बार कोड मशीन जो रकम बताती है आप पे कर देते हैं। दरअसल बिग बाजार क्या करता है कि उस प्रोडक्ट को नहीं बल्कि अपना बार कोड लगाता है और उस बार कोड में 2 से 20 रुपए तक का हेरफेर करता है। कई बार 20 रुपए से ज्यादा लेकर 10 रुपए छूट देकर आपको बेवकूफ भी बना देता है। भोपाल हमीदिया कैंपस में बने कमला नेहरू गैस राहत हॉस्पिटल में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इसके बाद ब्लास्ट हो गया। बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर मिलाकर 8 मंजिल के कमला नेहरू अस्पताल में आग से बचाव के कोई इंतजाम नहीं थे। फायर कर्मियों ने अस्पताल में लगे ऑटोमेटिक हाइड्रेंट को देखा तो वो खराब पड़ा था। हर फ्लोर पर फायर तो थे लेकिन काम नहीं कर रहे थे। इधर मंगलवार सुबह भी परिजन हंगामा कर रहे थे। उनका कहना है कि बच्चों का पता नहीं चल रहा है। फायर ऑफिसर रामेश्वर नील के अनुसार हमीदिया अस्पताल में फायर एनओसी ली थी, लेकिन कमला नेहरू अस्पताल में 15 साल से एनओसी लेना भी जरूरी है नहीं समझा और बिल्डिंग के निर्माण के समय लगे सिस्टम को चालू भी नहीं किया। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया के कैंपस में बने कमला नेहरू गैस राहत हॉस्पिटल में सोमवार रात 9 बजे आग लग गई थी। आग अस्पताल की 3री मंजिल पर लगी थी जिसमें बच्चों का वार्ड था। एनसीयू में आग लग गई, यहाँ 40 बच्चे भर्ती थे। बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट के चलते हादसा हुआ है और पीडियाट्रिक वेंटिलेटर ने आग पकड़ ली। फिर ये आग उस वार्मर तक पहुंच गई जिसमें बच्चों को रखा गया था।
गुप्त गुप्त। क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? मैं पीपला कलाकार रमेश दांगी हूँ। मेरे 2 जोल्डे बच्चे हुए थे। कब? 2 जोल्डे बच्चे हुए थे, 2-3 दिन हुए। मेरी मिसेज ने छाती से बिन लगाया था, उनको ऐसे ही दूध ला पिला। कहाँ पर एडमिट थे वो? ये अपने जो चोरी का ऑक्सीजन वाला वाट में आग लगी। क्या हुआ था वहाँ पर? दूध लेके गया था एक इतनी सी डब्बी में दूध दर के 10 मीटर चल गया होगा मात्र। इतने में इतना धुआं कि उसमें हुजा ही नहीं। और बच्चा खुचा उन सिस्टरों ने अंदर नहीं जाने दिया, बाहर धकेल दिया। मैं कांच तोड़े, मैंने देखो ये मेरे हाथ में जो आग धुआं निकल जाएगा धुआं। और बताओ मैं आपको 25 कांच तोड़े होंगे मैंने कि धुआं निकल जाएंगे तो चोरा चोरी बच जाएंगे। लेकिन उन्होंने कांच नहीं तोड़ने दिया, सब चोरा चोरी को नहीं दिया। पब्लिक लेने के लिए अंदर भराएगी, बाकी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, सब चोरा चोरी को। हाथ दिखाओ तुम्हारा। अरे मैंने मेरे हाथ से। तुम्हारे बच्चे देखे? मेरे 2 बच्चे थे। तुमने देखे? अंदर जाते जाते तो हुजा ही नहीं, इतना खतरनाक धुआं निकला। तो बच्चे कैसे हैं अभी? बच्चे में तो दिखे ही नहीं मेरे को। दूध दर के बाहर ही आया था मैं, इतने में आग हो गई उसमें। तमिलनाडु में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राज्य में भारी बारिश के कारण अब तक 4 लोगों की मौत हो गई। राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि सोमवार को चेन्नई में लगातार बारिश से थोड़ी राहत मिली, लेकिन शहर के कई क्षेत्रों और सड़कों पर पानी अभी भी जमा है। कई मार्गों पर वाहनों को दूसरे रास्तों की ओर मोड़ा जा रहा है, जिससे लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपेट और वेल्लोर समेत अन्य उत्तरी जिलों में लगातार हिस्सों में सोमवार को सुबह से ही हल्की से मध्यम और रुक रुक कर बारिश हो रही है। 7 नवंबर को सुबह 8:30 से 8 नवंबर को सुबह 8:30 तक यहां और उपनगरीय इलाकों में 4 से 14 सेमी बारिश हुई। वहीं कांचीपुरम और कुड्डालोर समेत अन्य इलाकों में 3 सेमी तक बारिश हुई है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने मंगलवार से शहर और आसपास के इलाकों में और बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में और पड़ोसी दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और आसपास के हिस्सों में अगले 24 घंटे में कम दबाव का क्षेत्र बनने की आशंका है। इसके फिर पश्चिम उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने और दबाव में बदलने और 11 नवंबर को सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु तट के समीप पहुंचने की संभावना है, जिसकी वजह से राज्य के कई इलाकों में बारिश होगी। 7 नवंबर को सुबह 8:30 से 8 नवंबर को सुबह 8:30 तक यहाँ और उपनगरीय इलाकों में 4 से 14 सेमी बारिश हुई है। वहीं कांचीपुरम और कुड्डालोर समेत अन्य इलाकों में 3 सेमी तक बारिश हुई है। लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और रोयापुरम इलाके में प्रभावित लोगों को बाढ़ राहत सहायता प्रदान की। LAC पर चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना ने खुद को लो लेवल लाइट वेट रडार से लैस करने की मांग की है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक भारतीय सैन्य अधिकारी ने बताया कि LAC पर पहाड़ी इलाकों के कारण निगरानी करना संभव नहीं है। इसका फायदा उठाकर दुश्मन के हेलीकॉप्टर, ड्रोन आसानी से भारतीय सीमा पर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए भारतीय सेना को LLW और R के लेस किए जाने की आवश्यकता है। मेक इन इंडिया के तहत यह रडार भी परियोजनाओं में शामिल है, जिस सेना उद्योग के साथ साझेदारी को आगे बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है। इसको लेकर सेना प्रमुख MM नरवणे ने एक सूची भी जारी कर दी है। इस सूची में निगरानी और सशस्त्र ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम, पैदल सेना हथियार, रोबोटिक निगरानी प्लेटफॉर्म, पोर्टेबल हेलीपैड्स और गोला बारूद भी शामिल है। चीन के साथ भारत का उत्तरी और पूर्वी सीमाओं में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इस तनाव के कारण पिछले 18 महीने से दोनों देशों की सेनाएं LAC पर डटी हुई है। कई बार सैन्य वार्ताओं का भी कोई नतीजा नहीं निकल पाता है। ऐसे में इस दुर्गम क्षेत्र को चीन से और सुरक्षित करने के लिए सेना को लो लेवल लाइट वेट रडार की आवश्यकता है। सेना को ऐसा रडार चाहिए जो 50 किलोमीटर की सीमा पर वायु रक्षा हथियारों का सामरिक नियंत्रण भी रखता हो। सरकार ने 209 ऐसी सुरक्षा वस्तुओं की सूची जारी की है जिनके आयता पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। LLW और R भी उनमें से एक है। सेना के अधिकारियों का कहना है कि चीन सीमा पर भारत को
RWR की तत्काल आवश्यकता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हवाई लक्ष्यों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए अश्लेषा MK1 नाम के इस रडार को विकसित भी कर लिया है। यह रडार ऊंचाई वाले क्षेत्रों की निगरानी करने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग के 5 खंडों और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग के 3 खंडों को 4 लेन बनाने की योजना का शिलान्यास किया। पीएम ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा, आज पंढरपुर को जोड़ने वाला करीब 225 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का भी शुभारंभ हुआ है। इनके निर्माण में करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह महामार्ग भगवान विट्ठल के भक्तों की सेवा के साथ इस पूरे पुण्य क्षेत्र के विकास का मार्ग बनेगा। पीएम ने इस दौरान भारत में संतों के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि अतीत पर हमारे भारत पर कितने ही हमले हुए, सैकड़ों साल की गुलामी में यह देश जकड़ा गया, प्राकृतिक आपदाएं आई, चुनौतियां, कठिनाई आई, लेकिन भगवान विट्ठल में हमारी आस्था अनवरत चलती रही। मोदी ने आगे कहा, भगवान विट्ठल का दरबार हर किसी के लिए समान रूप से खुला है। जब मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहता हूँ तो उसके पीछे भी तो यही भावना है। यही भावना हमें देश के विकास के लिए प्रेरित करती है, सबको साथ लेकर सबके विकास के लिए प्रेरित करती है। ये वो भूमि है जहाँ भक्तों के लिए भगवान आज भी प्रत्यक्ष विराजते हैं। यहाँ संत रामदेव जी महाराज ने कहा कि पंढरपुर तब से है जब संसार की भी रचना नहीं हुई, क्योंकि पंढरपुर भौतिक रूप से ही नहीं, भावनात्मक रूप से भी हमारे मन में उपस्थित है। हर तरफ रामकृष्ण हरि, पुंडलिक वरदे हरि विठल और ज्ञानबा तुकाराम, इसका जयघोष होता है। पूरे 21 दिन तक एक अनोखा अनुशासन, एक असाधारण संयम देखने को मिलता है। ये यात्राएं अलग अलग पालकी मार्गों से चलती हैं, लेकिन सबका गंतव्य एक ही होता है। ये भारत की उस शाश्वत शिक्षा का प्रतीक है जो हमारी आस्था को बांधती नहीं बल्कि मुक्त करती है, जो हमें सिखाती है कि मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, पद्धतियां और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक होता है। अंत में सभी पंथ भागवत पंथ ही है, और इसलिए हमारे यहां तो बड़े विश्वास के साथ शास्त्रों में कहा गया है, एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। जनधन योजना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और गांव-गांव खुले बैंक मित्रों की वजह से भारत मोदी सरकार में वित्तीय समावेशन के मामले में चीन, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका से आगे निकल गया है। साथ ही SBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में 1000 वयस्कों पर मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग लेन देन 74 गुना से ज्यादा बढ़कर 13,615 पहुंच गई है, जो 2015 में महज 183 था। इस दौरान बैंक शाखाओं की संख्या में भी इजाफा हुआ है। 2015 में प्रति 1 लाख वयस्कों पर 13.6 बैंक शाखाएं थी, जिनकी संख्या 2020 में बढ़कर 14.7 पहुंच गई। बैंक शाखाओं की यह संख्या जर्मनी, चीन और दक्षिण अफ्रीका से ज्यादा है। आपको बता दें कि नोटबंदी के 5वीं सालगिरह पर SBI समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष ने कहा कि वित्तीय समावेशन अभियान के 7 वर्षों के दौरान नॉन फ्रिल खाता योजना अनिवार्यता नहीं है। इसके तहत बैंकों में जमा खाते वाले व्यक्तियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं और यहां तक कि कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं के आसपास पहुंच गई। वहीं डिजिटल भुगतान के इस्तेमाल में भी शानदार प्रगति हुई है। 30 अक्टूबर 2021 तक चीन नॉन फ्रिल बैंक खाता की संख्या बढ़कर
43.7 करोड़ पहुंच गई है, जिनमें 1.46 लाख करोड़ रुपए जमा है। इन खातों में करीब 2/3 खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में 34 करोड़ यानी 78% से ज्यादा नॉन फ्रिल खाते सरकारी बैंक में हैं, जबकि 18.2% क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में और 3% निजी बैंकों में है। फिलहाल के लिए आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार।